हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे वे विद्यार्थी जो कि टीजीटी और पीजीटी अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो देना मैंने आरंभ किया था। तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए क्लास 8th लेकर आया हूँ, और जिसका टाइटल है एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर, और वो भी ड्रामा से कनेक्टेड। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर ड्रामा, ठीक है ना। अभी पोइट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ड्रामास की बात करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है ज़रा ध्यान से समझते हैं। लिखा है एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर यानी कि ड्रामा, ऑल्सो नोन एज द नॉर्मन फ्रेंच लिटरेचर, यानी कि एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर जो है उसको नॉर्मन फ्रेंच लिटरेचर भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इंक्लूड्स ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज, इसमें क्या शामिल होता है? पुरानी फ्रेंच भाषा। राइटिंग एज यूज्ड इन मेडिवल इंग्लैंड, जिसका यूज राइटिंग में मध्यकालीन इंग्लैंड में हुआ करता था। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066, जब नॉर्मन ने 1066 में विजय प्राप्त की, दिस डायलैक्ट बिकेम द वर्निकुलर ऑफ कोर्ट, तो ये बोली जो थी वो एक वर्निकुलर के रूप में कोर्ट में यूज़ होने लगी। द लॉ यानी कि कानून के संबंध में जो भी कार्य होते थे उसमें भी यही भाषा यूज़ हुई, चर्च में भी यही यूज़ होने लगी, स्कूल में भी, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ में भी, एंड अदर एरिया ऑफ ट्रेड, और व्यापार के अन्य क्षेत्रों में भी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हम एंग्लो नॉर्मन की बात करते हैं तो एंग्लो नॉर्मन को नॉर्मन फ्रेंच लिटरेचर भी कहा जाता है, जिसमें कि फ्रेंच लैंग्वेज शामिल है, जो कि मध्यकालीन, अगर हम बात करें इंग्लैंड में, तो मध्यकालीन इंग्लैंड में इसका यूज हुआ करता था। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066, और जब 1066 में नॉर्मन ने विजय प्राप्त की, तो ये डायलैक्ट जो थी वह कोर्ट की वर्निकुलर यानी कोर्ट की भाषा बन गई, लॉ बन गया, लॉ में इसका यूज होने लगा, चर्च में यूज होने लगी, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और ट्रेड के अन्य क्षेत्रों में भी इस भाषा का यूज होने लगा। आगे लिखा है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ हेस्टिंग। अगर हम नॉर्मन की जीत की बात करें, इस युद्ध की, तो इसको बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। द मोस्ट obvious चेंज आफ्टर दिस बैटल वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ एंग्लो नॉर्मन एज द लैंग्वेज रूलिंग क्लासेज इन इंग्लैंड। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया इस युद्ध के बाद वो ये था कि एंग्लो नॉर्मन जो थी वह एक भाषा के रूप में सामने आई, वो भी काई की रूलिंग क्लास की, यानी कि जो इंग्लैंड का रूलिंग क्लास था उसकी भाषा के रूप में ये सामने आई इंग्लैंड में, डिस्प्लेसिंग ओल्ड इंग्लिश। और इसने क्या किया, पुरानी इंग्लिश जो थी, पुरानी अंग्रेजी की भाषा जो थी, उसको हटाने का कार्य किया। आगे लिखा है आपके लिए, द 100 Years War alienation towards France resulted in increased use of English with French only surviving in parliament and law। बेटा युद्ध चला 100 वर्षों तक, किसके साथ? फ्रांस के साथ। इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजी का फ्रेंच भाषा के शब्दों के साथ यूज जो है वह सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने लगा पार्लियामेंट और लॉ में। ठीक उसकी जगह किसने ले ली? हमारी एंग्लो नॉर्मन जो वर्निकुलर है उसने। ए फ्यू अदर प्लेस बिलोंगिंग टू एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर आर गिवन बिलो। यहाँ लेखक कहता है कि कुछ अन्य प्लेस भी हैं जो कि एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं, जिनको लिखा गया एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज में। तो चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला ध्यान रखिएगा, ली ज्यूडी एडम, पहला प्ले है ली ज्यूडी एडम। अब इसको अगर आज की भाषा की अंग्रेजी की बात करें तो हम कहेंगे द प्ले ऑफ एडम। तो इसमें क्या है? इट इज़ एन एंग्लो नॉर्मन प्ले कंपोज्ड अराउंड 11th and 12th सेंचुरी। यह एक एंग्लो नॉर्मन प्ले है जिसको 11वीं 12वीं शताब्दी में लिखा गया। दिस सेमी लिटरूगल प्ले इज रिटन इन ओल्ड फ्रेंच, और ये एक सेमी लिटरूगल प्ले है, ठीक है ना, जिसको कि किस भाषा में लिखा गया था? ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया। आगे लिखा है इट ड्रामेटाइजेस द फॉल ऑफ एडम एंड ईव, यानी कि ये जो प्ले है इसमें कहानी जो दिखाई गई है उसमें एडम और ईव का स्वर्ग से गिरना, इन द गार्डन ऑफ एडन, यानी कि स्वर्ग के से आना, एंड द स्टोरी ऑफ देयर सन्स केन एंड एबेल। और इतना ही नहीं, उनके पुत्र
जो केन और एबेल थे उनके बारे में भी इस प्ले में बताया गया है। द प्ले हैज़ ऑल्सो बीन सीन एज ए प्रेक्यूसर टू ओल्ड फ्रेंच फारसे, और इस प्ले को ओल्ड फ्रेंच फारसे का प्रेक्यूसर यानी कि पूर्वज भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका आया दूसरा प्ले सेंटे रिसरेक्शन, जिसको अगर आज की भाषा में कहें हम तो क्या कहेंगे, रिसरेक्शन ऑफ द सेवियर। क्या कहेंगे साहब, रिसरेक्शन ऑफ द सेवियर। तो लिखा है इट इज़ ए 12th सेंचुरी इनकम्प्लीट प्ले रिटन इन द एंग्लो नॉर्मन डायलैक्ट। यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया एक इनकम्प्लीट रिटन प्ले है जो कि एंग्लो नॉर्मन डायलैक्ट में लिखा गया। एंग्लो नॉर्मन जो डायलैक्ट था उसमें लिखा गया। द प्ले डील्स विद द बरियल एंड रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। और ये प्ले जो है उसमें दो चीज़ों पर महत्वपूर्ण बात की गई है, एक तो बरियल यानी कि दफनाना एंड रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, और क्राइस्ट का रिसरेक्शन। ओनली 522 लाइन्स ऑफ द प्ले रिमेन विद अस एज ए फ्रैगमेंट। आज की बात करें तो आज के दौर में इस प्ले की मात्र 522 लाइन्स जो हैं वो एक फ्रैगमेंट के रूप में हैं सामने, अदरवाइज पूरा प्ले नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट प्ले है इस एंग्लो नॉर्मन टाइम का, ली ज्यू डी सेंट निकोलस। अगर आज की भाषा में इसको बात करें तो आप कहेंगे द प्ले ऑफ सेंट निकोलस। तो देखिए इट इज़ ए मिरेकल प्ले बाय जीन बॉडेल। यह एक मिरेकल प्ले है जिसको कि जीन बॉडेल नामक लेखक ने लिखा था। इट वाज परफॉर्म्ड इन 1201 और इसका स्टेज पर परफॉर्मेंस हुआ था 1201 में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्ट ट्रेडिशनल वर्क। ये अगर आप कह सकते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल वर्क है विच कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल मिरेकल प्ले, जिसमें कि ट्रेडिशनल मिरेकल प्ले के तत्व मौजूद हैं विद सेक्युलर एलिमेंट्स के साथ, सेक्युलर एलिमेंट्स के साथ। तो आज के इस क्लास 8 में मैंने आपको एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर ड्रामा से कनेक्टेड बातों को समझाया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।